गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हमारे चैनल पर आपके लिए जो है एसएसटी की भी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका अभी से लगभग 45 दिन के डिस्टेंस पर है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि एसएसटी का भी जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद भी इस चैप्टर के अलग अलग वीडियोज और क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसको भी इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज देखेंगे हम लोग डेवलपमेंट पे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक ही क्या है? डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम ही है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री ओवरऑल कितना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? इट इंक्लूड ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में ऑल राउंड कितना ग्रोथ हो रहा है वो उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट है। अब हर कंट्री के लिए डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे एक कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट एक ही नहीं है। जैसे अगर हम लोग फार्मर्स के लिए देखते हैं, तो फार्मर्स पूरे कंट्री में डेवलपमेंट लाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल वर्क तो करते नहीं है। फार्मर्स क्या करते हैं? मेनली वो जो है क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। तो वो जो है क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू पूरे कंट्री को डेवलप कराने में हेल्प करेंगे। फार्मर्स का अगर हम लोग हटा दें, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, तो इंडस्ट्रीज भी क्या करेंगे? कंट्रीज को डेवलप कराने के लिए वर्क तो कर रही हैं, लेकिन वो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हर पर्सन जो है कंट्री के ग्रोथ के लिए वर्क तो कर रहा है, लेकिन हर पर्सन का वर्क सेम नहीं है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन करके जो है क्या कर रहे हैं? इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री डेवलप हो रहा है। कुछ पर्सन इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करके ग्रोथ कर रहे हैं। और थर्ड आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में भी क्या है कि ये भी जो है ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव है। कैसे? तो मेनली जो टर्सरी सेक्टर है ये आता है आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी भी दूसरे पर्सन्स के लिए जो वर्क किया जा रहा है, जैसे अभी के टाइम में आप देखे होंगे जितना भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, वो सारे में जो है कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर करते हैं तो वो उसको हम लोग के घर आके डिलीवरी करते हैं। वो जो डिलीवरी पर्सन आ रहा है वो हम लोग के लिए सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो टर्सरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर क्या करते हैं? पूरे कंट्री को ग्रो करवाने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन करके, इंडस्ट्रीज उस क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको या तो प्रोसेसिंग करके हम लोग को बेचते हैं, या तो फिर मिनरल्स के फॉर्म में जो भी मटेरियल मिलता है उसको भी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं। और टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? चाहे वो फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करें या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू जो भी प्रोसेस्ड मटेरियल मिल रहा है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ग्रोथ और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल और प्राइमरी सेक्टर में नहीं, टर्सरी सेक्टर के थ्रू वर्क कर। तो टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ? सर्विस। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन। फार्मर अगर जो है कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करता है तो उसको अपने ही एरिया में नहीं बेच सकता। अपने ही एरिया में अगर बेचेगा भी तो उसको उसका प्राइस क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो फार्मर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को दूसरे पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर बेचेगा। तो दूसरे पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर बेचने के लिए वो उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करवाएगा। जो ट्रांसपोर्ट वो करवा रहा है वो कौन से सेक्टर में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। तो किसी भी कंट्री में मेनली डेवलपमेंट कराने के लिए तीन सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या आएगा? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में आएगा इंडस्ट्रीज और टर्सरी सेक्टर में मेनली आएगा ट्रांसपोर्ट। और यही आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भी है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें आपको ये सारे डिटेल्स पढ़ने हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी उसका यूज है। कैसे यूज है? तो कंट्री को डेवलप कराने के लिए। अब डेवलपमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं हम लोग पहले उसको देखेंगे। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है कि वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, आप इक्वालिटी जान रहे होंगे। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता। मतलब सबको जो है इक्वल राइट्स देना, सबको इक्वल अथॉरिटी देना। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है हर जगह नहीं होता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर एक कंट्री में टोटल जितने भी पॉपुलेशन है वहां के लोग अगर एवरेज इनकम जनरेट कर रहे हैं तब वो कंट्री जो है डेवलप कंट्री के अंडर में आएगा। अब किसी कंट्री के पॉपुलेशन में 90 से ज्यादा % लोग अगर मान लेते हैं कि इनकम बहुत कम है उन सबका, लेकिन 10% ऐसे ही पर्सन हैं जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से वो कंट्री जो है बहुत ज्यादा डेवलप
नहीं है। क्यों नहीं डेवलप्ड है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। ठीक है, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी की वजह से ही ऐसा होता है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हो गया? अब पहले के टाइम में जो है, आज से 100-150 साल पहले सब जितने भी लोग रहते थे उन सबका जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो क्या था? विलेज से रिलेटेड था। अर्बनाइजेशन हुआ, तो अर्बनाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जो है कुछ ना कुछ अपने इनकम का एक पर्टिकुलर परसेंटेज खर्च करते हैं। जैसे पहले के टाइम में जो है हम लोग कच्चे मकान में रहते थे। कच्चे मकान में रहने का मतलब क्या हुआ? मिट्टी वाले मकान। तो मिट्टी वाले मकान में रहते थे, उस टाइम इनकम भी क्या था? कम था। पूरे कंट्री का ही पीसीआई कम था। लेकिन जैसे जैसे पीसीआई बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होते जा रहा है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं मतलब क्या? हम लोग जो भी घर बना रहे हैं वो थोड़ा अभी के टाइम में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज है। हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, थिएटर्स जा रहे हैं, टूरिज्म करने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो ये हम लोग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है, जो पहले के टाइम में नहीं था। तो ये तभी होगा जब कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा? ग्रो करेगा, और उससे भी ज्यादा क्या होगा? वो इकोनॉमिक इक्वालिटी जनरेट करेगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी जनरेट करने का मतलब क्या बताया अभी? कि पूरे कंट्री के पॉपुलेशन जितना भी है वो सारे लोग इक्वली अर्निंग करने चाहिए। एवरेज, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सब एकदम एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, एवरेज इक्वल होना चाहिए। तो डेवलपमेंट में क्या क्या आ गया? इकोनॉमिक इक्वालिटी आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिक्योरिटी, ये भी आएगा डेवलपमेंट के अंदर ही। ठीक है, अब सिक्योरिटी के टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो इंडिया में जैसे जो भी फोर्सेस हैं, ठीक है, अब जैसे एयर फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये हम लोग को सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करता है। ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि कोई भी कंट्री के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा मतलब कंट्री उतना ज्यादा सिक्योर है। अब कंट्री जितना ज्यादा सिक्योर है मतलब वो उस कंट्री के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें हम आपको 3 बताए हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और क्या है? सिक्योरिटी है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स अलग अलग भी हैं, क्योंकि हर पर्सन के लिए भी बताया कि डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। कैसे? एक फार्मर्स वाला एग्जांपल हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। ठीक है, अब कंट्री के जैसे मान लेते हैं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं और बेचते हैं। तो प्रोडक्ट को बनाकर बेचते हैं तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि वो अपने ही कंट्री के बॉर्डर पे बेचेंगे, दूसरे कंट्री में भी जाकर बेचा जा सकता है। तो जब दूसरे कंट्री में जाकर उसको बेचेंगे तो उसके लिए जो है प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? यहां से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराएंगे, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट जैसे ही करवाएंगे तो फिर क्या होगा? टैक्सेस मिलेंगे और वो कंट्री को डेवलप कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि वुमेन्स जितने भी थी, वुमेन्स को जो है इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जिसमें वुमेन राइट्स भी के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या किया गया? प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद वुमेन को राइट्स मिलने लगे। वुमेन को राइट्स मिलने लगे, जैसे 1/3 सीट जो है रिजर्व हो गए कि यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में उनको 1/3 सीट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वुमेन्स के लिए भी डेवलपमेंट हुआ है। पहले ये नहीं था, पहले जो है उनके लिए सीट फिक्स नहीं थे। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम होता था तो कोई उनकी बातें सुनता नहीं था, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट क्या किया? इसको देखने के बाद कि जब वुमेन के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाल दिया कि जो भी मिनिस्ट्रीज बनेंगी उन सब में 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व। जिससे क्या होगा? अगर वुमेन को कोई प्रॉब्लम होता है तो जब वहां पर वुमेन कैंडिडेट बैठी रहेगी तो वो उनके प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। तो ये भी डेवलपमेंट है, लेकिन किन के लिए? वुमेन्स के लिए। तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो एग्जाम में डेवलपमेंट से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर पॉइंट्स लिख के लिए पूछा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या डेवलपमेंट का तरीका है, तो हम क्या बताएंगे? कि वो ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट को जो प्रोसेस करके बना रहा है उसको सेल करेगा अपने कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तभी जो है वो उस इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट है। साथ साथ अपना कंट्री तो डेवलप हो ही रहा है। फार्मर के लिए पूछेगा तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, प्लस क्रॉप जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में अच्छा रेट मिलना चाहिए, ताकि जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करते टाइम उसका खर्च हुआ है वो मैनेज हो जाए, प्लस वो प्रॉफिटेबल भी हो। तो हर पर्सन के लिए जो भी चेंजिंग हो रहे हैं डेवलपमेंट से, तो वो हम लोग बदल नहीं सकते हैं।
वो हर कंट्री के लिए, हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा। तो हर पर्सन कंट्री को डेवलप कराने के लिए अलग अलग फील्ड में वर्क करके कंट्री को डेवलप करा रहा है। ये सबसे फर्स्ट टॉपिक था डेवलपमेंट। अब कोई भी कंट्री डेवलप है कि नहीं है या कितना डेवलप है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस है। जैसे बैंक भी ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अनडेवलप्ड है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, प्लस कौन सा कंट्री रिच कंट्रीज है, पुअर कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है। तो उसके लिए बैंक जो है डिसाइड किया है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है डॉलर के बेसिस पर, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखेंगे जो करेंसी यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा भी डॉलर यूज करते हैं। तो डॉलर जो है यूज किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड है। तो उस बेसिस पे अगर देखेंगे तो कुछ कंट्रीज होते हैं जो रिच कंट्री के कैटेगरी में आएंगे। तो रिच कंट्री के कैटेगरीज में जो जो कंट्रीज आएंगे उनके लिए यूएस डॉलर फिक्स किया गया है कि अप्रॉक्स 12,616 यूएस डॉलर अगर वो अर्न कर रहे हैं, मतलब वहां का पीसीआई अगर इतना है, ठीक है, तो वो कंट्री कौन सी कंट्री कहलाएगी? रिच कंट्रीज। अब जिन कंट्री का इनकम $1035 पीसीआई से कम है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम अगर वहां का $1035 से कम है, तो वो कंट्री क्या कहलाएंगी? लोअर इनकम कंट्रीज। अब यही पर हम लोग इंडिया का बात कर लें तो इंडिया का जो है पर कैपिटल इनकम एवरेज अभी 2024 में कितना था? 2600 के अप्रॉक्स में था, ठीक है। मतलब ना ही इंडिया बहुत रिच कंट्री है, ना ही बहुत ज्यादा लो इनकम कंट्रीज है, तो ये लोअर मिडिल इनकम कंट्री में कैटेगराइज्ड है। तो इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंडर में आता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर पीसीआई जनरेट होता है वो 12,616 को ना ही क्रॉस किया है और ना ही 1,035 को लोअर लेवल पे क्रॉस किया है। ये उन दोनों के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब लोअर से थोड़ा ऊपर। इस हिसाब से जो कंट्री इंडिया है उसको हम लोग लोअर मिडिल इनकम कंट्री बोलेंगे। तो ये तो हुआ वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि ये वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, मतलब रिच कंट्री है या तो लोअर इनकम कंट्रीज है। अब हर कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए अभी एक्सपेक्ट तो अलग अलग है, उसके बेसिस पे भी जो है गवर्नमेंट क्या करता है? रिपोर्ट बनाता है कि कौन सा कंट्री डेवलप, कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है। प्लस अगर वहां का बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से जो एचडीआई रिपोर्ट बनेगा, उस एचडीआई रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कोई भी कंट्री इन एस्पेक्ट्स पे ही डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो सारे? जैसे लिटरेसी रेट, ठीक है, पर कैपिटल या पर कैपिटा इनकम। तो लिटरेसी रेट हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जो है पर्टिकुलर 7 के बाद, मतलब 7 ईयर के बाद के जो बच्चे हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, मतलब वो पर्सन या वो बच्चा लिटरेट है। पर कैपिटल इनकम मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के जो पॉपुलेशन में जितने भी लोग रह रहे हैं, पर पर्सन वहां पर कितना इनकम जनरेट कर पा रहा है, वो पर कैपिटल इनकम के कैटेगरी में आएगा। और थर्ड होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितना उन सबका सर्वाइवल एज है। सर्वाइवल एज का मतलब कि पैदा होने के बाद वो जो है कब तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। एक एवरेज कितना लाइफ उनका है टोटल, एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जैसे इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अभी है एवरेज 68 ईयर्स है, ठीक है। 68 ईयर्स एवरेज का मतलब 67.2 या 3 ही है। पर कैपिटा इनकम अभी आपको बताया हम कि जो है यूएस डॉलर बेसिस पे कितना था? एवरेज 2600 है। लिटरेसी रेट तो इंडिया में जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री में जो भी वहां के स्टेट्स हैं, डिवाइडेड है स्टेट, तो हर स्टेट अलग अलग लिटरेसी रेट को फॉलो करता है। कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा लिटरेट होते हैं, कुछ स्टेट्स जो है उनका लिटरेसी रेट बहुत कम होता है। तो जो डिवीजन होता है एचडीआई का कि किस बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाएगा, वो मेनली 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये 3 आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक लिटरेसी रेट, दूसरा पर कैपिटा इनकम और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लिटरेसी रेट आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। लिटरेसी रेट में आपको बताया क्या अभी हम कि कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट जिनका एज 7+ है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है और समझ सकता है, मतलब वो लिटरेट है। पर कैपिटा इनकम, उनका इनकम कितना है? तो एवरेज $2600।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का कितना है? एवरेज 68 ईयर्स। ये एवरेज बताया जा रहा है हर चीज का, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। अब अगर हम लोग इस सबका रेशियो भी देखेंगे तो इसको मेजर करने वाला जो रिपोर्ट है सेंसस लास्ट अभी 2021 मतलब कि 2011 में ही जो है लास्ट सेंसस मेजर हुआ था। उसके बाद अभी ये सेंसस मेजर हुआ ही नहीं है 2021 में, तो ये पुराना सारा रिकॉर्ड है। जब ये नया सर्वे फिर से होगा तो उस कंडीशन में सारे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे, इसीलिए सारा वैल्यू एवरेज पे लिखेंगे। तो ये एक कंट्री के लिए नहीं है, ये सारे कंट्रीज के लिए है कि किसी कंट्री का अगर हम लोग को एचडीआई पता करना है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे कौन से नंबर पर है, तो मेनली हम लोग उसका 3 एस्पेक्ट ही देखेंगे, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इन सब के अलावा कोई जरूरी तो है नहीं कि जो एचडीआई जो है हम लोग का कंट्री मेजर नहीं करता है। अब अगर एचडीआई में टोटल 193 कंट्रीज हैं, मतलब जो सर्वे होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनता है उसमें 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और 193 कंट्रीज में जो रिपोर्ट बनता है उसके हिसाब से जो फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मतलब वहां का लिटरेसी रेट अच्छा है, वहां का पीसीआई भी अच्छा है, प्लस वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़िया है, ज्यादा है, तो वो जो फर्स्ट कंट्री है जिसका एचडीआई सबसे बढ़िया है वो नॉर्वे है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से एचडीआई रिपोर्ट मेजर हो रहा है तो नॉर्वे लगभग कुछ ही बार ऐसे हुए होंगे कि जो फर्स्ट नंबर से वो हटा होगा। नॉर्वे हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आता है क्योंकि वो तीनों एस्पेक्ट्स को सबसे ज्यादा फुलफिल करता है। अब वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आपको हम बताएं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, और अब नॉर्वे के बाद फर्स्ट कंट्री है। लास्ट कंट्री कौन सा है? 193rd कंट्री। तो 193rd कंट्री है साउथ सुडान। साउथ सुडान एक ऐसा कंट्री है जहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है, पर कैपिटल इनकम भी सबसे कम है, लिटरेसी रेट भी सबसे कम है। अब बच गया इंडिया, तो इंडिया आता है 134th नंबर पे, ठीक है। जो रिपोर्ट बनता है एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू, इंडिया उस पे 134th नंबर पर है अभी, और फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, मतलब हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया अभी बहुत पीछे चल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी नेट अटेंडेंस रेशियो भी आता है, लेकिन एचडीआई उसको फॉलो नहीं करता। एचडीआई 3 ही चीजों को फॉलो करता है, या तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को फॉलो करेगा, या तो पर कैपिटल इनकम को फॉलो करेगा, और या तो फिर लिटरेसी रेट को। और इंडिया नॉर्वे से इन तीनों में पीछे है, इसीलिए नॉर्वे एचडीआई रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया 134th नंबर पर है। लेकिन हम लोग लास्ट नहीं है, हम लोग से भी पीछे हैं। तो हम लोग से पीछे बहुत सारे कंट्रीज है और सबसे लास्ट कौन है? साउथ सुडान। तो ये एचडीआई का रिपोर्ट है। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में, इकोनॉमिक्स में, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनता है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? तो 193rd। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो नॉर्वे। और इंडिया कौन से नंबर पर है? तो 134th। अब ये साउथ सुडान नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये 2 ही चीज पूछ सकता है कि टोटल कितने कंट्रीज हैं और इंडिया कौन से रैंकिंग पे आता है, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनेगा वो इन बेसिस पे रिपोर्ट्स बना के इतना सारा रैंकिंग करके ये बताते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है और कोई कंट्री कितना या तो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। अब उन 3 एस्पेक्ट्स के अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। सिर्फ वही नहीं है, क्यों? इसका बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इंडिया ही है, इंडिया का पॉपुलेशन एवरेज 150 करोड़ है, ठीक है, 150 करोड़। तो 150 करोड़ में से अगर आप सर्वे देखिएगा तो 90%, 150 करोड़ का 90% पॉपुलेशन मतलब 135 CR, इन सब का पर कैपिटल इनकम मतलब जो मंथली इनका सैलरी है या मंथली जो उनका अर्निंग है वो लेस देन 20,000 है, ठीक है। लेस देन कितना है? 20,000। बाकी बच गया कितना परसेंट? 10%। 10% का मतलब एवरेज 15 करोड़। अब 15 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया का, उन सबका सैलरी 20K या 20+ मान सकते हैं, ठीक है। अब आप इसी में डिफरेंस कर सकते हैं, इससे बता सकते हैं कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सिर्फ पर कैपिटल इनकम के बेसिस से पता चलता तो इंडिया कितना पीछे है। 90% लोगों का इनकम इतना कम है कि वो डेवलपमेंट
कैटेगरी को फुलफिल करते ही नहीं है, और 10% जो लोग हैं उन सबका इनकम जो है इससे ज्यादा है, तो वो लोग जो है डेवलपमेंट कैटेगरी या के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और कंट्री को डेवलप कराने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट ये 90% लोग भी करते हैं, लेकिन इनका इनकम इतना कम है कि उनका पार्टिसिपेशन उस में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो 10% है इनका पार्टिसिपेशन समझ में आएगा। तो ये पार्शियलिटी है, और यही आपको हम बताएं कि जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, और इसी इकोनॉमिक इक्वालिटी के ना होने की वजह से कंट्री जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब अदर एस्पेक्ट्स में हम लोग जान जाते हैं कि अगर जो रिपोर्ट बन रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो तो सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया को फॉलो किया। ठीक है, कौन कौन सा, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहला है जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्कूल जाते हैं आप तो अटेंडेंस, मतलब एवरेज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका अटेंडेंस रेशियो कितना है कि वो 100%, मतलब कि अगर एक 365 डेज में अगर स्कूल जो है 250 डेज चल रहा है, रनिंग डेज है स्कूल का, उसमें कितने दिन वो बच्चे स्कूल आते हैं, क्योंकि बच्चे एडमिशन तो करा लिए हैं लेकिन स्कूल नहीं आ रहे हैं। स्कूल नहीं आ रहे हैं मतलब क्या है कि नेट अटेंडेंस रेशियो वहां के बच्चों का कम है, तो इस हिसाब से वो कंट्री जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है उसको भी फॉलो नहीं करेगा, वो उसको कम करता जाएगा। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नहीं यूज होता है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा हो गया IMR। ठीक है, IMR का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नाम में देखिए इन्फेंट का मतलब क्या होता है, 2 इयर्स, मतलब 0 से लेकर 2 इयर्स तक के एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं वो सारे इन्फेंट्स कहलाते हैं। तो जिस कंट्री में या जिस स्टेट में 0 से लेकर 2 इयर्स तक के बच्चे किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, वो मर जाते हैं, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट होते हैं। मतलब पर 1000 बच्चों में जो पैदा हुए हैं जिनका एज 0 से लेकर 2 इयर्स है, पर 1000 में कितने बच्चे हर साल मर जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर आप इसका एग्जैक्ट हिंदी भी देखिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। इन्फेंट मतलब क्या हो गया, बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब मरण दर, मतलब बच्चा मरण दर। ठीक है, पर 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 से लेकर 2 इयर्स तक के एज ग्रुप के, उसमें से कितने बच्चे हर साल मर जाते हैं, वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको HDI वाले यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएगा कि ये कंट्री कितना डेवलप्ड है या तो नहीं है। अब थर्ड एस्पेक्ट अगर हम लोग देखें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब क्या होता है, मदर, मतलब कि जो मदर जो है बच्चों को जो पैदा कर रही हैं वो उनका भी एज देखा जाएगा कि जो पैदा जो बच्चे हो रहे हैं उनके बाद उन मदर्स का जो है क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या देखा गया है कि डिलीवरी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें फीमेल जो कैंडिडेट होती है उनका भी डेथ हो जाता है, ये भी काउंट होता है, लेकिन ये HDI में काउंट नहीं होता। उसके बाद आ गया आपका क्रूड डेथ रेट। ठीक है, क्रूड डेथ रेट का मतलब ओवरऑल टोटल जो है पर ईयर कितने पॉपुलेशन मर जा रहे हैं वो सारे क्रूड डेथ रेट में आते हैं। लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी आएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि किसी एरियाज में जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, विलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, अगर ये बहुत ज्यादा आउट एरियाज में है, रूरल एरिया में, तो इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए। ठीक है, तभी ना जो है हॉस्पिटल से हो गए, गांव से हो गए, स्कूल से हो गए, सारे बच्चे उन्हीं रोड्स के थ्रू होते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। अब अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लो है, तो उस कंडीशन में भी वो स्टेट क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। अब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है तो वो
सिर्फ अपने स्टेट के लिए देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर मेजर होगा तो पूरा कंट्री को वो पीछे ले जा रहे हैं, मतलब पूरा कंट्री का जो डेवलपमेंट रेट है वो गिर रहा है। तो ये और 5 एस्पेक्ट्स हैं उन 3 के अलावा। किन 3 के अलावा? लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। इनके अलावा ये 5 और एस्पेक्ट्स हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट कंडीशंस को बताते हैं, लेकिन कभी भी जो HDI मेजर होता है वो इसको नहीं देखता है। वो सिर्फ मेनली उन सबका मेन मोटिव क्या है? PCI। ठीक है, ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक के थ्रू डिसाइड किए हुए एक पर्टिकुलर रेशियो को ही फॉलो करते हैं कि जो कंट्री का PCI सबसे अच्छा है वो कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री में सारे पर्टिकुलर जितने पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं, सब लोग इक्वल अर्निंग नहीं करते हैं। सब इक्वल अर्निंग नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं वो सारे फैसिलिटीज, रिसोर्सेज का तो यूज करेंगे, लेकिन कंट्री डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इन सारे प्रॉब्लम से क्या करेगा? इन सारे प्रॉब्लम से जो है उन सबको डेवलपमेंट करने में अपने एरियाज में प्रॉब्लम होते रहेंगे। कौन कौन से में? नेट अटेंडेंस रेशियो, क्योंकि नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब बच्चे स्कूल ही नहीं गए। जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो इसका ज्यादातर इफेक्ट किस पे पड़ेगा? लिटरेसी रेट पे। जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा ही नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, तो ये किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हॉस्पिटैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जिस कंट्री में मान लेते हैं कि हॉस्पिटल सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, ये सब कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सब जीरो हो जाएगा, कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कोई नहीं मरेंगे, लेकिन कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ये कम होगा कंट्री उतना ज्यादा डेवलप करेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्हीं दोनों से, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि जो भी इन्फेंट्स हैं, मैटरनल्स हैं, मतलब कि मदर्स हैं, ये सारे लोग ज्यादातर डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर वो हॉस्पिटल्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हॉस्पिटल्स अवेलेबल कब होंगे? जब कंट्री डेवलप होगा। और कब होगा? जब पर कैपिटल इनकम सबका एवरेज होगा। 90 लोगों का सबसे कम और बाकी 10 लोगों का सबसे ज्यादा। अगर ऐसा होगा तो PCI अनइक्वल रहेगा, और PCI अनइक्वल का मतलब इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। और जब इनइक्वालिटी होगा तो कंट्री में डेवलपमेंट हम लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट, जो क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। अभी इसकी सेकंड और थर्ड टॉपिक वीडियो अपलोड होगी, आप उससे इस चैप्टर को समझ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जल्दी से कमेंट करके बताएं, और कौन कौन सा चैप्टर का इस टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको उस टॉपिक को क्लियर करा सकें।